हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग बताइए। उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। आज हम लोग यूथ प्रैक्टिस सेट किए हैं, जिसने नहीं देखा वो जाकर देख ले। और अब हम लोग का आ जाता है प्रोटीन, क्योंकि इसके पहले हम लोग का न्यूट्रिशन साइंस का जो है काफ़ी पार्ट ख़त्म हुआ है। अब हम लोग चैप्टर्स को शुरू करेंगे, जो चैप्टर्स को हम लोगों ने देखा था। प्रोटीन आज शुरू करेंगे। आज प्रोटीन को देखेंगे। प्रोटीन का जितना पढ़ा जा सकता है उतना पढ़ेंगे। प्रोटीन कैसा पदार्थ है? प्रोटीन एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। मैक्रोन्यूट्रिएंट है, माइक्रो नहीं है, मैक्रोन्यूट्रिएंट है, क्योंकि प्रोटीन हम लोग ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हैं इसलिए। प्रोटीन कहाँ कहाँ काम आता है? प्रोटीन किस प्रकार से शरीर में काम आता है? प्रोटीन क्या क्या करता है हमारे शरीर में? क्या वो पॉलीपेप्टाइड है, पेप्टाइड है, ट्राइसपेप्टाइड है? कैसा जो है प्रोटीन कार्बोसैलिक है या कैसा समूह है, ये भी जानेंगे। प्रोटीन कहाँ कहाँ आवश्यक है ये भी जानेंगे, कहाँ कहाँ अनावश्यक है ये भी समझा जाएगा प्रोटीन के बारे में आज। प्राप्ति के स्रोत क्या है ये भी देखा जाएगा। प्राप्ति कहाँ से ज़्यादा हो सकती है ये देखेंगे, कहाँ से कम मिलती है ये देखा जाएगा। कौन सी प्रोटीन फ़ायदेमंद है, कौन सी प्रोटीन नुकसानदायक है ये भी देखा जाएगा। किसने खोज की प्रोटीन की, कौन हमारे पास तक पहुँचाया, कैसे कैसे इसका पता चला कि कौन सी प्रोटीन हितैषी है, कौन सी प्रोटीन नहीं हितैषी है, ये सारी चीज़ें भी देखी जाएंगी। साथ साथ प्रोटीन की रासायनिक संरचना कैसी है, प्रोटीन को बनाया कैसे गया, प्रोटीन में क्या क्या तत्व ऐसे हैं जो बन के प्रोटीन बनता है, प्रोटीन का हमारे शरीर में काम क्या है देखेंगे, प्रोटीन किस चीज़ का निर्माण करता है देखेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। प्रोटीन ये सारी चीज़ें करती है, कैसे करती, क्या करती है, ये सारी चीज़ें आइए समझते हैं। प्रोटीन सबसे पहले तो क्या है कि प्रोटीन जो है ना, एक मिनट आप लोग को आ जाते हैं हम लोग यहाँ। प्रोटीन एक शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ है, मतलब कि प्रोटीन शरीर का निर्माण करता है, ऐसा भोज्य पदार्थ है कि शरीर का निर्माण करता है। प्रोटीन 1838 में मुंडेर या मुंडेल अलग अलग जगह दिया हुआ है। जिस बुक में कहीं कहीं किसी बुक में मुल्डेर या और मुंडेल ऐसे दिया हुआ है। मुल्डेर ने 1838 में इसकी खोज की थी। और मुल्डेर थे कहाँ के? वो थे डच निवासी, ठीक है। कहाँ के थे? डच के थे। उन्होंने प्रोटीन की खोज की थी। कहीं कहीं आपको ये मिलेगा कि जो है मुल्डेर ने खोज की थी, बर्जीलियस ने नाम दिया था। कहीं कहीं आपको मिलेगा कि मुल्डेर ने जो है नाम दिया था, बर्जीलियस ने खोज की थी, बर्जीलियस ने नाम दिया था, मुंडेल ने खोज की थी। ऐसे कंट्रोवर्सीज इसमें चलती हैं, लेकिन बुक्स में नहीं मिलेगा आपको। बहुत कम एक दो बुक में ऐसा मिलेगा आपको। दिखता रहिए, अगर विकिपीडिया पर देखते हैं, मोबाइल फ़ोन पे देखते हैं, ऐसे देखते हैं तो आपको पता चलेगा। मुख्यतः जो हम लोग की किताबों में लिखा है कि मुंडेल ने प्रोटीन की खोज की और मुंडेल ने नाम भी दिया, ठीक है। तो इसका जो है प्रोटीन की खोज की थी किसने? मुल्डेर ने। और नाम किसने दिया? मुल्डेर ने, ठीक है। अगर ऑप्शन में आ जाता है तो वहाँ पर अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जहाँ पर दिमाग अपना ही लगाना पड़ता है। प्रोटीन एक जो है ना वो जटिल कार्बनिक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। जटिल कार्बनिक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, जो जानवरों और पौधों के ऊतकों में भी पाया जाता है, इंसानों में तो पाया जाता है। ये शरीर के कई रासायनिक, जैव भौतिक और शारीरिक, रासायनिक मतलब रसायन, जैव भौतिक मतलब जैविक, और शारीरिक मतलब शरीर में जितनी भी जैविक चीज़ें हैं, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे वो कुत्ते बिल्ली हो, चाहे वो जो है रेंगने वाला जानवर हो, केचुआ हो, कीड़ा हो, सांप बिच्छू हो, सब में आपको क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा। कैसे मिलेगा? क्योंकि प्रोटीन जो है ना वो सेल्स से मिलकर बनती है। प्रोटीन किससे मिलकर बनती है? सेल्स से मिलकर। प्रोटीन किस में जो है विद्यमान रहता है? सेल्स में विद्यमान रहता है, ठीक है। सेल्स जो होता है, अभी मैं आगे आपको बताऊंगी, उसमें विद्यमान रहता है। इसलिए प्रोटीन सब जगह मिलती है। और क्योंकि प्रोटीन हर जगह विद्यमान रहता है, क्योंकि जो है सेल्स हर जगह विद्यमान रहते हैं, ठीक। और आगे क्या है? आगे देखिए कि कहीं कहा जाता है कि मुल्डेर ने खोजा, कहीं कहा जाता है बर्जीलियस ने खोजा, कहीं कहा जाता है बर्जीलियस ने नाम दिया, कहीं कहा जाता है मुल्डेर ने नाम दिया। तो ये आपके कन्फ्यूज़न को किए रहेगा ही, ये आपके दिमाग पे छाया रहेगा, इसलिए इसको देखने की जरूरत नहीं है। प्रोटीन एक ग्रीक शब्द है, और ग्रीक भाषा का जो शब्द है उसका नाम है प्रोटियोस। प्रोटियोस का मतलब होता है प्राइम, प्राइम मतलब होता है प्रथम। प्रोटीन एक कैसा शब्द है? प्रोटियोस। और प्रोटियास का मतलब क्या होता है? प्राइम।
प्राइम का मतलब क्या होता है? प्रथम। और प्रोटीन एक प्रथम शरीर में उपयोगी पदार्थ है। प्रोटीन एक सबसे उच्च पदार्थ है। क्यों? क्योंकि सेल्स के निर्माण करता है प्रोटीन, और सेल्स के निर्माण से ही क्या होता है? ऊतक बनता है। ऊतक के निर्माण से ही क्या बनता है? हमारे ऑर्गन्स, मतलब कि हमारे तंत्र, वो अंग बनते हैं। और अंग जब जुड़ते हैं तो क्या बनता है? बॉडी फ्रेम बनता है। बॉडी फ्रेम बनता है तब उसके बाद में आपके जो है सारे खून फून जो अपना दौड़ने का सिलसिला होता है वो होता है। इसलिए प्रोटीन सबसे ऊपर है। इसलिए प्रोटीन का नाम प्रोटियोस से मिलकर बना दिया गया कि प्राइम है। सबसे पहला चीज भाई, जब आपको सेल्स मिलेंगे, सेल्स जब निर्माण होगा तभी तो आपकी शरीर बनेगी। उसके बाद आपको कैल्शियम का काम लगेगा, पानी का काम लगेगा, वसा का काम लगेगा, कार्बोहाइड्रेट का काम लगेगा, विटामिन का काम लगेगा, तब तो काम लगेगा ना जब शरीर बन जाएगी। और शरीर बनाने का काम कौन करेगा? प्रोटीन। इसलिए प्रोटीन कहाँ पर है? प्रथम। प्रथम मतलब प्रोटियोस। प्रोटियोस शब्द का अर्थ क्या होता है? प्राइम। प्राइम का अर्थ क्या होता है? प्रथम। समझ गए? प्रथम क्यों नाम दिया गया प्रोटीन को? इसीलिए नाम दिया गया। इसके बाद में क्या है कि शरीर की सबसे छोटी सेल जो होती है, शरीर सबसे छोटी सेल से बना है। ये जीवित होती है। ये ईंटों के घर जैसे बनते हैं ना, उसी तरह ये भी बनती है। जो सेल्स में भरा होता है वो प्रोटीन ही होता है। साथ ही उसका जो द्रव होता है ना, द्रव्य, उसका जो द्रव्य होता है, द्रव्य जो होता है उसे कोशिका द्रव्य का, द्रव्य मतलब गीला गीला पदार्थ भरा रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। आ जाओ ये जरा देख लेते हैं। तो देखो ये क्या है? ये हमारे क्या टाइप्स ऑफ सेल इन द बॉडी। बॉडी के अलग अलग प्रकार के सेल्स हैं, ठीक है। स्टेम सेल, बोन सेल, ब्लड सेल, मसल सेल, फैट सेल, स्किन सेल, नर्व सेल और एंडोथेलियल सेल। देखो जितने भी सेल्स हैं, जितने भी, उसमें बीच में कुछ ना कुछ है। बीच में सब में कुछ ना कुछ है। बीच में कुछ ना कुछ है। बीच में कुछ ना कुछ है। जितने भी सेल्स हैं सब में बीच में कुछ ना कुछ है। इस सेल्स का क्या, इस जो ये सेल्स हैं, सेल्स मतलब ये आपकी कोशिकाएं हैं। और जो ये कोशिकाएं हैं ना, कोशिकाओं के बीच में क्या भरा है? द्रव्य भरा है, जिसको जीव द्रव्य भी बोलते हैं और जिसको प्रोटीन भी बोलते हैं। ये प्रोटीन का लसलसा पदार्थ होता है जो दाने नुमा होता है, चिकना नहीं होता है, ये दरदरा होता है, जैसे सूजी होती है उस टाइप का। सूजी एकदम महीन वाली सूजी आप मिक्सी में ग्राइंड कर लो और उसके बाद ऐसे छुओ। या आपका चावल का आटा कभी आप लाकर मार्केट से देखो तो ऐसे जब आप ऐसे करो, थोड़ा सा अगर मोटा पीसा हो तो दरदरा फील होता है। उस तरह से प्रोटीन होता है। और ये जितनी भी सेल्स है, चाहे हजारों टाइप के सेल्स हो बॉडी में, नथिंग मैटर, डजेंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब में क्या होता है कि प्रोटीन भरा होता है। प्रोटीन क्या होता है? जीवित रखता है इन सेल्स को, और इसी सेल्स से मिलके बॉडी बनती है। और बॉडी बनती है इसीलिए क्या होता है? ये प्राइम है, क्योंकि ये बॉडी को बनाता है, ठीक है। और एक चीज़ देखो, अभी मैंने क्या बोला कि जैसे ईंट रख रख के मकान बनते हैं ना, ईंट रख रख के मकान कैसे बनते हैं? एक ईंट ऐसे रखी जाती है, एक ईंट ऐसे रखी जाती है, एक ईंट ऐसे, फिर क्या होता है? एक ईंट ऐसे रखी जाती है, एक ईंट ऐसे रखी जाती है, ठीक है। एक ईंट आगे ऐसे होता है, फिर ऐसे ऐसे ही तो ईंट रख रख के मकान बनता है। भाई ये तो सब लोग जानते होंगे, तो छोटा बच्चा भी जानता होगा। और वैसे ही देखो सेल्स कैसे सटे हुए, एकदम ईंटों की भांति। देखो एकदम ईंटों की भांति ये सेल्स जो है कैसे सटे हुए हैं। तो जैसे इसी से हमारा क्या बनता है? स्ट्रक्चर बनता है बॉडी का। पहले सेल्स होती हैं, फिर ये सेल्स एक दूसरे के ऊपर सेट होती है, फिर ऊतक बनता है, फिर ऊतक एक दूसरे से सेट होता है, फिर इसके बाद में हम लोग के अंग बनते हैं, फिर अंग सेट होता है, फिर हम लोग के पूरा शरीर बनता है, फिर शरीर सेट होता है, फिर आगे सारी चीज़ें निर्माण होती हैं। इसी तरह से सेल्स काम करता है। और सारे सेल्स को जीवित रखने का काम कौन करता है? प्रोटीन करता है। कौन करता है? प्रोटीन करता है, ठीक। समझ गए इतना? चलिए नेक्स्ट पेज क्या है? देखो एक चीज़ मैं बताती चलूँ यहाँ पर कि जब कोई भी पढ़ाई दिमाग पे लेके नहीं, मतलब
बिल्कुल एकदम ऐसे नहीं पढ़ोगे कि बोझ, जब ये लेकर पढ़ोगे दिल से, मज़ा आ रहा पढ़ने में, तो समझ में भी आता है और पढ़ने में मज़ा भी आता है। किताबी भाव से पढ़ने से कोई वो नहीं होता, किताबी भाव सिर्फ हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन जब उसको सुनते हैं ना, तो वो किताबी भाव से नहीं, उसको व्यवहारिक भाव से जब सुनते हैं और थोड़ा सा चित्र उत्र देख लेते हैं तो समझ में आ जाता है। इसीलिए मैं आप लोग को व्यवहारिक भाव से समझाने की कोशिश करती हूँ, जो दिमाग में बैठ जाए। ठीक, किताबी भाव से तो आप भी पढ़ लोगे, फिर भी नहीं तैयार होता। इसलिए प्रोटीन की अधिकांश मात्रा मांसपेशियों ऊतकों में पाया जाता है। जो प्रोटीन होता है मांसपेशी ऊतक, क्यों मांसपेशी ऊतक में पाया जाता है? सोचो ना, सेल्स क्या बने? ऊतक, ऊतक से क्या बना? मांसपेशी। तो अधिकांश भाग कहाँ मिलेगा? आप बताओ, अधिकांश भाग फिर सेल्स में तो मिलेंगे, और सेल्स से ऊतक में मिलेंगे, ऊतक से मांसपेशी में मिलेंगे, तो ज़्यादा अधिकांश भाग इसमें ही मिलेगा, क्योंकि इसी में है ज़्यादा भाग, अधिकांशता इसी में है। बचा हुआ जो प्रोटीन होता है, अधिकांश अधिकांश मतलब समझ लो, जैसे मान लो 100% है तो आपको 70% मिल जाएगा इधर उधर। अब बचा 30%, उससे क्या होता है? रक्त में मिलता है हीमोग्लोबिन। तो जो ग्लोबिन है वो प्रोटीन है। हड्डी के बीच में, जो बोन मैरो के बीच में जो रहता है, बोन मैरो जो होता है उसमें प्रोटीन भरा होता है। त्वचा, त्वचा सेल से बनती है, उसकी अलग सेल होती है। अभी मैंने दिखाया था स्किन, तो उसका क्या था? उसकी अलग उसमें मिलेगा। नाखून में प्रोटीन होता है, केरेटिन प्रोटीन होता है, बाल में सेम प्रोटीन होता है, दांतों में प्रोटीन होता है, और आदि बहुत से कोमल ऊतकों में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। अधिकांशतः तो आपको सेल, कोशिका, ऊतक इन सब में मिल जाता है, मांसपेशी में मिल जाता है। जो बचता है वो आपको ग्लोबिन, त्वचा, नाखून, बाल, रक्त, दांत, हड्डी, फड्डी जितना भी होता है उसमें मिलता है। और मिलता प्रोटीन पूरे शरीर में। अगर पूरे शरीर में प्रोटीन ना होता तो फिर उसको प्रथम नाम ना दिया जाता। ठीक है, चलो इसके बाद में क्या है? शरीर में मिलने वाले प्रोटीन का 1/3 भाग मांसपेशियों और 1/5 भाग हड्डियों की उपास्थियों, त्वचा, दांत में पाया जाता। अभी मैंने बताया कि 1/3 भाग मतलब कि जैसे मान लो ये आपका जो है एक कोई सामान है, ठीक, मान लो ब्रेड है, ये आपके 3 भाग कहाँ चले गए? ये मांसपेशी में चले गए। ठीक है, सेल्स से ऊतक, ऊतक से मांसपेशी, मांसपेशी से जो आपके और निर्माण हो रहे हैं उसमें चला गया। ये जो आपका भाग बचा, ये कहाँ चला? ये इसको 5 भाग कर दो। ठीक है, ये क्या कर दो? ऐसे कर दो, ऐसे। ठीक है, बराबर भाग मान लीजिएगा। ऐसे क्या हुआ कि ये आपका चला गया वहाँ, और ये जो आपका 5वां भाग है ये कहाँ चला जाता है? हड्डियों में, उपास्थि में, त्वचा में, दांत में। यहाँ सब इसका क्या होता है? काम देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे मान लो 2 बच्चे हैं, बड़ा बच्चा बेटा है, छोटी बच्ची बेटी है। ठीक है, तो क्या होता है? दुलार छोटी बिटिया का ज़्यादा होता है, बड़ा बच्चे को हो जाता है, समझदार है जो बड़ा बेटा। तो कोई सामान आता है तो पहले बराबर बराबर बांट दिया जाता है। फिर क्या हो जाता है? वो जो छोटी बच्ची होती है ना, वो फिर जाएगी भैया के पास, भैया के पास जाएगी, प्लीज़ 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 दे दो भैया, दे दो। तो भैया बोलेंगे अच्छा लो ले जाओ। फिर इसके बाद भैया का आधा ले लिया, आधा तो पाई थी, आधा भैया का ले लिया। फिर और जो उसमें अपना उसको खाली, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद जाएगी, फिर थोड़ा सा दे दो भैया, थोड़ा सा, तो वो भी थोड़ा सा खाली। तो भैया को क्या मिला? भैया को 1/4 मिला और सारा वो खा गई। ठीक है, समझ गए? जो बच्चा दुलारा रहता है उसको सारा सामान 1/4 तो बड़े को दिया, मतलब जिसको कम दुलार है उसको दिया जाएगा, और सब उसको दिया जाएगा। प्यार दोनों को किया जाएगा, लेकिन ध्यान दोनों का बराबर होगा, लेकिन ज़्यादा किसको मिलेगा? जो ज़्यादा दुलारा होगा। सेम चीज़ यही प्रोटीन में है। प्यार सारे सेल, सारे अंग को किया जा रहा है, लेकिन ज़्यादा ध्यान किसको दिया जा रहा है? जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कौन? मांसपेशी। क्यों? क्योंकि मांसपेशी जो है वो पूरे शरीर के स्ट्रक्चर को ढक के मजबूती से पकड़ के रखती है। इसलिए सबसे ज़्यादा ध्यान किस पर दिया जाता है? मांसपेशी पर। सबसे ज़्यादा प्रोटीन कहाँ मिलता है? मांसपेशी में। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद में शरीर के तरल द्रव्यों में प्रोटीन होता है, मैंने अभी बता दिया सारी चीज़ें, बार बार क्या बताना। हीमोग्लोबिन, लसिका, ग्रंथि स्राव, मस्तिष्क स्राव, मेरु तरल, श्लेष्मा तरल, सब में पाया जाता है प्रोटीन। जितने तरल भाग हैं, जितने हार्मोन्स हैं, सब प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीन उसमें ज़्यादातर रहता है, चाहे वो सर के मस्तिष्क में तरल भाग दौड़ रहे हो, चाहे हमारे नसों में तरल भाग दौड़ रहे हो, चाहे श्लेष्मा में तरल भाग दौड़ रहे हो, चाहे आपकी लार है उसमें तरल पदार्थ जो है, सब में प्रोटीन होता है, सब में। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोटीन कहाँ होता है? जो इम्पॉर्टेंट होता है, जो सारी शरीर को पकड़ के रखा है। जैसे मानो सपोज दैट आपका हाथ है, ठीक है, हाथ की जो मोटी वाली पूरा मसल्स, जो आपका ये चमड़ा, मोटा वाला जो चमड़ा है, उसको पूरा काट दिया जाए और काट के निकाल दिया जाए, तो आप बताओ कि हड्डी का स्ट्रक्चर दिखने लगेगा ना? क्या वो सुंदरता लगेगी? नहीं लगेगी। यही इसीलिए जब मांसपेशी पकड़ के रखती है तो सुंदर लगता है, चमकता है। उसको हम लोग फेस पैक, उसको हम लोग पैक, उसको हम लोग उपटन, उसको बुकवा, उसको तेल, सारी चीज़ मसाज कर करके सुंदर बना के रखते हैं। उसी में सबसे ज़्यादा क्या होता है? आपका प्रोटीन होता है। इसके बाद में क्या आ जाता है? उसके प्रोटीन एक माइक्रो न्यूट्रिएंट तत्व है, मैंने बता दिया। मैंने आपको बताया है कि माइक्रो और मैक्रो दो तत्व है। इसके पहले की क्लास वही थी, अगर आप लोग देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, समझ जाएंगे। अगर नहीं देखे हैं तो थोड़ा सा समझने में डिफ़िकल्टी आएगी, इसलिए वो क्लास आप ज़रूर देखें जाके। ये क्लास देखने के बाद वो क्लास माइक्रो और माइक्रो दोनों न्यूट्रिएंट का पता लग जाएगा। इसके बाद में आपका क्या आ जाता है? इसके बाद में आ जाता है आपका नेक्स्ट क्या? प्रोटीन की संरचना। प्रोटीन की संरचना कैसी है? देखो, प्रोटीन की रचना कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर के साथ साथ फास्फोरस आदि से मिलकर बनी होती है। प्रोटीन आयरन व आयोडीन भी अपने पास रखती है। कुछ प्रोटीन के अणु में फास्फोरस भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। प्रोटीन में नाइट्रोजन जो होता है ना, इसकी उपस्थित प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट व वसा से अलग रखती है। प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है, प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। प्रोटीन कार्बनिक पदार्थ है बोला जाता है, लेकिन प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, ठीक। नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, इसीलिए प्रोटीन क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट और वसा से वो चिपकता नहीं, दूर दूर रहता है। जैसे कि आपकी मैग्नेट जो है, आपके पास मैग्नेट होगा, मैग्नेट मतलब चुंबक होगा, ऐसे चुंबक होता है, ठीक है। ये साउथ है और ये नॉर्थ है, ठीक है। ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ठीक। ये साउथ है, ये नॉर्थ है। अगर आप इन दोनों साउथ को मिलाएंगे तो कतई नहीं मिलेगा, दूर भागेगा। जब आप नॉर्थ को मिलाएंगे तो नहीं मिलेगा, दूर भागेगा। जब आप नॉर्थ और साउथ को मिलाएंगे तो चिपक जाएंगे दोनों। उसी तरह से अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो सारे तत्व एक साथ चिपक जाएंगे। इसीलिए नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है और सारे तत्व क्या हैं? अलग अलग हैं, ठीक है। नाइट्रोजन युक्त पदार्थ प्रोटीन है, इसीलिए वसा और कार्बोहाइड्रेट से क्या है? अलग है, ठीक है। अणुओं का आकार बड़ा होता है। इसका निर्माण कई सरल पदार्थ जिन्हें अमीनो एसिड्स कहते हैं उनके माध्यम से ये जो है बनता है। अभी ये देखो कि अमीनो एसिड के पदार्थ कौन कौन से हैं, ये देख लीजिए। अमीनो एसिड में जो रासायनिक संरचना है, पदार्थ कौन कौन से? प्रोटीन में कार्बन कितना होता है? 50% होता है। हाइड्रोजन कितना होता है? 7% होता है। ऑक्सीजन कितना होता है? 32% होता है। नाइट्रोजन कितना होता है? 15% होता है, कहीं कि 16 भी देखने को, ये सब 1-2 आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए परेशान नहीं होइएगा। सल्फर कितना होता है? 3% होता है। फास्फोरस कितना होता है? 3% होता है। प्रोटीन एक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, नाइट्रोजनिक पदार्थ नहीं है, ये नहीं लिखेंगे आप। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन युक्त पदार्थ क्यों है? कहीं अगर आपने ये सुन रखा है इसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होता है इसलिए नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, तो बहुत गलत है, बिल्कुल क्या है? गलत है। ये नाइट्रोजन युक्त पदार्थ इसलिए है कि इसमें नाइट्रोजन 15 से 16% रहता है और ये वसा और कार्बोहाइड्रेट को चिपकने नहीं देता, मिलने नहीं देता, प्रोटीन को सबसे अलग रखता है, इसलिए नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, ठीक है। और प्रोटीन कार्बनिक पदार्थ है, क्यों? क्योंकि 50% प्रोटीन कार्बन पाई जाती है प्रोटीन में, इसलिए कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है, समझ गए। एक लड़की मेरे पास फ़ोन की और वो मुझसे कहने लगी, दी
क्या प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है? और वो इसलिए नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की जो है उपस्थिति ज़्यादा है। तो मैंने उससे कहा बिल्कुल नहीं, नाइट्रोजन की उपस्थिति ज़्यादा है लेकिन कार्बन की और ऑक्सीजन की उपस्थिति उसमें ज़्यादा है। नाइट्रोजन युक्त पदार्थ इसलिए है क्योंकि उसमें नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन 15 से 16% है। नाइट्रोजन 15 से 16% है इस वजह से कि वसा और कार्बोहाइड्रेट मिक्स ना हो। अगर वसा और कार्बोहाइड्रेट मिक्स हो जाएंगे तो प्रोटीन जो होगा वो उनको अटैच कर लेगा। और ये बताओ, जब कोई मोटा व्यक्ति होता है या जब कोई हार्ट का मरीज होता है तो उसको वसा मना कर दिया जाता है, उसको कार्ब मना कर दिया जाता है, उसको प्रोटीन दिया जाता है, दाल का जूस दिया जाता है, उसको प्रोटीन युक्त पदार्थ दिया जाता है। तो प्रोटीन युक्त पदार्थ दिया जाता है, तो अगर प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन नहीं होगा तो क्या होगा? तो प्रोटीन जो होगा वो वसा और कार्बोहाइड्रेट अपनी तरफ खींच लेगा, और वसा कार्बोहाइड्रेट अपनी तरफ खींच लेगा तो वो सारे तत्व उसके नष्ट हो जाएंगे जो उसकी अच्छाई है। उसी तरह से किसी को गठिया हो जाएगा, उसको प्रोटीन मना है, और अगर प्रोटीन में नाइट्रोजन नहीं रहेगा तो वो क्या होगा? वसा कार्ब सब खींच लेगा। तो वसा खाएंगे तो भी प्रोटीन मिलेगा, कार्ब खाएंगे तो भी प्रोटीन मिलेगा, तो क्या होगा? तो हमारे शरीर को नुकसान करेगा। इसलिए कभी भी ये सवाल मत लिखिएगा कि नाइट्रोजन ज़्यादा होता है इसलिए नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होता, नहीं। नाइट्रोजन युक्त पदार्थ इसलिए होता है कि प्रोटीन में नाइट्रोजन जो होता है वो वसा कार्बोहाइड्रेट को अलग करके रखता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपके यहाँ पर बहुत सारे जो है मिथ भी दूर होंगे। अंतर बस इतना है कि आप लोग इसको ध्यान में नहीं रखते, आप लोग इसको ये नहीं दूसरों को बताते कि भैया अगर आप लोग जो है पढ़ोगे तो थोड़ा सा आप लोग का नॉलेज बढ़ेगा, क्योंकि आप लोग को क्या करना है, व्यवहारिक ज्ञान लेना है। ठीक है, व्यवहारिक ज्ञान से जो सीखा जा सकता है वो किताबी ज्ञान से नहीं सीखा जा सकता। किताबी ज्ञान पढ़ लेना है और उसके बाद उसको व्यवहार में उतारना है। किताब बहुत अनिवार्य है, लेकिन सिर्फ किताब पढ़ ले उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाए तो किताब का काम नहीं हो पाता। किताब पढ़ा और उसको एक्सप्रेस किया तब किताब का महत्व पता चलता है। ठीक, चलिए, इसके अलावा प्रोटीन के कुछ अणु फास्फोरस, लोहा, आयोडीन, कोबाल्ट में भी मिलता है, मैंने बता दिया। प्रोटीन जटिल नाइट्रोजनी कार्बनिक यौगिक है। जटिल नाइट्रोजनी कार्बनिक यौगिक, जटिल नाइट्रोजन है, क्यों? क्योंकि इसमें वसा कार्ब नहीं मिलता, इसलिए पचता नहीं जल्दी। दाल का जूस पी लो आप सुबह, दोपहर तक पेट लगता है बिल्कुल भरा है। दूध पी लो आप सुबह, शाम तक पेट आपका खाली नहीं होता है, क्यों? क्योंकि ये जटिल कार्बनिक पदार्थ है। एक तो कार्बन है, ऊपर से ऑक्सीजन है, ऊपर से नाइट्रोजन है, हजम नहीं होती ये सारी चीज़। में वसा फैट है नहीं, हजम कहाँ से होगा? अरे वसा कार्बोहाइड्रेट है नहीं, हजम कहाँ से होगा? जो समस्त जंतु एवं वनस्पतियों को कोशिकाओं के जीव द्रव्य में पाया जाता है वो जल अपघटन होता है और अमीनो अम्ल में बदल देता है। ठीक है, देखो आपका जो प्रोटीन है वो 20 अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ है, 20 नहीं 22 से बना हुआ है। और 20 का जो है मेंशन होता है हर जगह कि 5 अनावश्यक, 5 क्या बोलते हैं अर्ध आवश्यक और 10 आवश्यक, लेकिन लिखा जाता है 22। कहीं कहीं 20, कहीं कहीं 22। ये सारी चीज़ें जो ऐसी हैं ना कि हमेशा कन्फ्यूज़न क्रिएट किए रहती हैं। आपको बहुत सारी बुक मिल जाएंगी, अनीता सिंह जी की बुक मिल जाएगी 22, रीना खनूजा जी की बुक मिल जाएगी 20, वृंदा मैडम की बुक मिल जाएगी 20, आपको स्वामीनाथन जी की बुक मिल जाएगी 20, और बहुत से और एक दो बुक मेरे पास है पुरानी है, उसमें 22 मिल जाती है, ऐसे मिल जाता है। ठीक है, प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है जो अमीनो एसिड से बना होता है। ठीक है, एक क्षारीय तत्व मिलता है, एक अम्लीय तत्व मिलता है, आपस में जुड़ा रहता है, वही आपके क्या होते हैं, आपके समूह को बनाते हैं। ठीक है, कैसे? देखो आपका क्या है, आपका जो है ये यहाँ पर NH2 और यहाँ पर COOH, ये क्षारीय है, ये अम्लीय है। जब ये आपस में जुड़ता है तब क्या मिलता है, आपका एक रासायनिक सूत्र अमीनो एसिड, रासायनिक सूत्र बनता है जो अमीनो एसिड को दर्शाता है कि ये क्या बनाता है। आप बताओ कि अमीनो एसिड भी तो कोई बॉन्ड बनाएगा, जब बॉन्ड बनाएगा तभी तो चेन बनेगी, और जब चेन बनेगी तभी तो सेल का निर्माण होगा, और जब सेल का निर्माण होगा तभी तो ऊतक बनेंगे, जब ऊतक का निर्माण बनेगा तभी तो बॉडी बनेगी।
चेन बनेगा। अभी मैंने दिखाया कि ईंटों के समान चेन बनते हैं, फिर ही आगे बढ़ता है ना। तो क्या होता है, ये आपका क्या है, समूह है, ये सूत्र है, ये सारे मिलते हैं आपस में, मिल के क्या होता है, हम लोग जो है अमीनो एसिड को देखते हैं। आर जो समूह का अलग है, इसकी प्रकृति भी अलग होती है। जो आर है, देखो ये आर बिल्कुल समूह से क्या है, अलग है ये, और इसकी प्रकृति भी अलग होती है आर की। ठीक है, जो आर है ना, इसकी जो प्रकृति है वो अलग अलग होती है, और वो अलग अलग अमीनो एसिड में अलग अलग तरीके से पाया जाता है, इसीलिए सारे अमीनो एसिड्स अलग अलग हैं। ठीक है, आर के जो अलग अलग तत्व हैं अलग अलग हर श्रेणी में पाया जाता है, हर अमीनो एसिड में, इसीलिए आर ही सबको अलग समूह में भिन्न करता है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, अमीनो अम्ल जिनमें कार्बन परमाणु जो होते हैं वो हेक्सागन के रूप में होते हैं। ठीक है, अमीनो अम्ल जो होते हैं वो हेक्सागन के रूप में होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। और एरोमेटिक अमीनो अम्ल भी इनको कहते हैं। किसको कहते हैं, जो थोड़ी सी खुशबू, एरोमा का मतलब क्या होता है, एरोमा का मतलब होता है खुशबू। एरोमेटिक कौन कौन सा होता है, टायरोसिन, फिनाइलएलानिन, और भी एक दो हैं कुछ अमीनो अम्ल, जैसे सिस्टीन, मिथियोनिन में सल्फर पाया जाता है, तथा कुछ अन्य में नाइट्रोजन युक्त पदार्थ पाया जाता है, जिन्हें साइबेसिक अमीनो अम्ल कहते हैं। इस तरह से बहुत से अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अमीनो अम्ल की आपको श्रेणी में अमीनो अम्ल को देखना होगा। देखो मैंने यहाँ पर क्या लगा रखा है, ये देखिए कि सबसे पहले क्या बनता है, सबसे पहले सेल का निर्माण होता है कोशिका का, कोशिका के बाद कोशिका बनती है, कोशिका से किसका निर्माण होता है, ऊतक का, ऊतक के बाद क्या बनता है, ऑर्गन यानी कि अंग बनता है, अंग के बाद क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम यानी कि अंग तंत्र बनता है, अंग तंत्र के बाद क्या बनता है, बॉडी यानी कि शरीर यानी कि देह बनती है। यही प्रोटीन का महत्व। अब बताओ, जब प्रोटीन पूरा शरीर बना रहा है तो ये प्रथम नंबर पे क्यों ना रहे। ठीक है, आ जाओ। अब अमीनो एसिड एक सफ़ेद दानेदार पदार्थ होता है। जब इसको सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से देखा गया तो क्या देखा गया कि अमीनो एसिड एक दानेदार प्रकार में दिखा, जिसकी संरचना अलग अलग दिखाई पड़ी। स्वाद में प्रत्येक अमीनो एसिड भी अलग अलग, कुछ मीठे, कुछ कसैले, कुछ खट्टे, कुछ स्वाद रहित, स्वादहीन, ऐसे थे अमीनो एसिड। ठीक है, स्वाद में भी सब अलग थे, और सारे अमीनो एसिड के कार्य भी अलग हैं। सबकी जो आपके कई अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन की संरचना करते हैं। ठीक है, एक अमीनो एसिड जो होता है, एक अमीनो एसिड का समूह NH2 दूसरे अमीनो एसिड का समूह कार्बोक्सिलिक समूह COOH से जुड़ जाता है, जो अभी मैंने बताया। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर पानी का एक परमाणु श्रृंखला से अलग हो जाता है, मतलब कि आपके पानी के साथ इसका अपघटन होता है। अमीनो एसिड का जो आपके साथ अमीनो एसिड है, ये क्या होता है, पानी का परमाणु श्रृंखला से, पानी जो होता है वो अलग जब हो जाता है तब क्या होता है, प्रोटीन चिपक जाता है, श्रृंखला बना लेते हैं। जैसे मान लो कि एक अणु एक अमीनो एसिड के, एक अणु एक अमीनो एसिड के हैं, साथ में पानी भी है। ठीक है, अब दोनों को जुड़ना है, तो जुड़ने के लिए क्या होगा कि पानी बाहर चला जाएगा कि भैया देखो, मैं कबाब में हड्डी नहीं बनता, तुम लोग अपना मिलो, गले लगो, झगड़ा करो, बात बवाल करो, प्यार करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब पानी बाहर निकल जाता है तो वो दोनों बहुत अच्छे होते हैं, वो क्या करते हैं, मिल जाते हैं। तो जब पानी हट जाता है तो क्या होता है, अमीनो एसिड जुड़ जाता है, और उसे पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। समझ गए, देखो फिर से समझो। पानी का वो एक समूह होता है NH2 और एक समूह होता है कार्बोक्सिलिक समूह COOH। ठीक है, एक अमीनो एसिड समूह होता है NH2। ठीक है, एक अमीनो एसिड का अमीनो समूह होता है। ठीक है, अमीनो एसिड का एक अमीनो समूह होता है, अमीनो मतलब जो है क्षार युक्त, एक अमीनो समूह होता है NH2। ठीक है, एक मिनट मैं बताती हूँ। एक क्या होता है, एक अमीनो समूह होता है। ठीक है, एक अमीनो होता है NH2, और एक क्या होता है, एक एसिड समूह होता है क्या, COOH, जिसको कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक समूह भी होता है। अब ये दोनों के बीच में क्या आता रहता है, पानी H2O।
क्या आता है, H2O, इनके बीच में पानी आता है। अब दोनों को मिलने के लिए क्या करता है, H2O क्या करता है, ये क्या करता है, हट जाता है। H2O क्या हो जाता है, हट जाता है। अब H2O हट गया तो अमीनो मिल गया, एसिड मिल गया, दोनों मिल गए, अमीनो एसिड हो गया। अमीनो एसिड क्या बना लिया, पेप्टाइड बॉन्ड बना लिया। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड बना लिया। ठीक, समझ गए, P मतलब पेप्टाइड और BOND बॉन्ड हो गया। ठीक, चलो समझ गए आप। अब समझ गए होंगे सब लोग, बहुत समझदार हैं। इसके बाद में क्या है, अब देखो जब अकेला होता है, अब इसको मैं चित्र से समझाऊंगी, ऐसे नहीं समझाऊंगी, क्योंकि चित्र से समझने में कुछ अलग बात होती। देखो सबसे पहले अमीनो एसिड्स की चेन देखो। ठीक है, अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड बना लिया। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड क्या हुआ, बना लिया। अमीनो एसिड की चेन क्या है, ये देखो एक दूसरे से मिल रहे हैं। जब प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर है, सीक्वेंस इन चेन ऑफ अमीनो एसिड, ये सीक्वेंस चेन है, मतलब एक सीक्वेंस में चल रहा है, एक लाइन में चल रहा है, ये अमीनो एसिड्स, ये एक एक अमीनो एसिड मिले हैं, एक एक अमीनो एसिड। ठीक है, क्या मिले हैं, एक हम एक तुम, दोनों मिल गए। ठीक है, एक एक मिले हैं, तो एक एक जब मिलेंगे तो प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर बोलेंगे उसको। ठीक है, इसके बाद क्या मिलेंगे, और क्या मिलेंगे, सेकेंडरी प्रोटीन। सेकेंडरी मतलब एक अल्फा मिलेगा और एक बीटा मिलेगा। ठीक है, एक अल्फा और एक बीटा, इसको अल्फा हेलिक्स बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ द पेप्टाइड बैकबोन काज द अमीनो एसिड फोल्ड इनटू रिपीटिंग पैटर्न। ठीक है, अब अमीनो एसिड जब मैच करता है, मिलता है, अमीनो एसिड के दो दो बॉन्ड मिलते हैं। ठीक है, जब दो दो बॉन्ड मिलते हैं तो डाईपेप्टाइड होते हैं। जब दो बॉन्ड मिलते हैं क्या हो जाता है, डाईपेप्टाइड। अब डाईपेप्टाइड जब मिल गए तो क्या हो गया, ये ऐसा चेन बनाया, वो फोल्डिंग टाइप का चेन बनाया, फोल्डिंग टाइप का चेन बनाया। ठीक, उसके बाद में जब तीन तीन अमीनो एसिड्स के प्रोटीन मिलते हैं, थ्री डायमेंशनल फोल्डिंग होता है, जब डायट्रेटरी प्रोटीन स्ट्रक्चर मिलता है और ये एक तीन फोल्डिंग चेन बनाते हैं, बहुत ही अलग तरह की फोल्डिंग, और फिर बहुत मिल गए क्वाटरनी, बहुत सारे प्रोटीन स्ट्रक्चर मिल गए तो बहुत सारे अलग ही क्वाटरनरी हो गए। ठीक है, तो ये आपके प्रोटीन बनाने का स्ट्रक्चर है, प्रोटीन को इसी हिसाब से शरीर बनती है, इसी हिसाब से। अब देखिए जब एक और एक मिलते हैं, अमीनो एसिड एक एक मिलते हैं तो एक साधारण चेन बनती है, प्राइमरी चेन। जब दो अमीनो एसिड्स मिलते हैं, दो एसिड्स मिलते हैं तो डाईपेप्टाइड होता है। दो अमीनो दो एसिड। ठीक है, दो अमीनो दो कार्बोसैलिक, दो अमीनो दो कार्बोसैलिक, ध्यान से सुन लीजिए, दो अमीनो दो कार्बोसैलिक जब मिलते हैं डाईपेप्टाइड बनता है। जब थ्री अमीनो थ्री कार्बोसैलिक मिलते हैं तो ट्राईपेप्टाइड मिलता है। जब कई अमीनो कई कार्बोसैलिक मिलते हैं तो क्वार्टरली बहुत सारे मिलते हैं आपस में, तो उसी से सेल का निर्माण होता है, शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद में आइए क्या हो गया। ठीक है, उसके बाद में देखो लगभग प्रोटीन जो होता है ना, लगभग प्रोटीन आपका कितने प्रकार का है, जो आपका अमीनो एसिड है 22 प्रकार का है। इसमें 10 अमीनो एसिड जो है क्या है, बहुत ही आवश्यक है, इन्हें आवश्यक अमीनो एसिड बोला जाता है, एसेंशियल अमीनो एसिड। और 10 में आधे अर्ध आवश्यक है और आधे अनावश्यक हैं। ठीक है, जिसको एसेंशियल के बाद नॉन एसेंशियल बोलते हैं और सेमी एसेंशियल भी बोलते हैं। ये भोजन की में इनकी उपस्थिति नहीं होती, इनको बाहर से किसी न किसी माध्यम से लेना पड़ता है। उन्हें आवश्यक अमीनो एसिड बोलते हैं। अनावश्यक अमीनो एसिड क्या होते हैं, जो हमारे शरीर के भोजन में ही बन जाते हैं, शरीर में ही, उनको अलग से लेना नहीं पड़ता, वो आवश्यक है। आवश्यक क्या है, पानी पी लिया, शरीर में गया, पानी पूरे शरीर में कार्य कर रहा है तो वो अनावश्यक होगा, क्योंकि वो तो मैं पी रही हूँ, मैंने खाना खाया और उसमें बहुत सारे अमीनो एसिड्स मुझे मिले मेरे खाने में, तो वो क्या है, अनावश्यक है। अनावश्यक मतलब बेकार नहीं, अनावश्यक मतलब मुझे एक्स्ट्रा उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ी। ठीक है, और जैसे मुझे जो चीज़ें खाने से नहीं मिली मुझे बाहर से लेनी पड़ रही हैं, वो क्या है, वो आवश्यक है। जैसे एक लोग होते हैं पतले दुबले, तो उनको हम लोग बोलते हैं यार तुम कुछ भी खा लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम आराम से समोसा खाओ, टिक्किया खाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उनके लिए क्या है, फैट कुछ भी नहीं है, मतलब
कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग खा ले ज़रा सा भी, अगर खा लो, चावल खा लो, दाल खा लो, सब्जी रोटी बढ़िया चावल सब्जी खा लो, तो 2 ही दिन बाद लगता है लो अब तो हम फूल गए। तो क्या होता है, अब हम जो बाहर से ले लिए हम फूल गए, हमारे लिए वो अनावश्यक है और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो उनके लिए वो आवश्यक है। ठीक है, तो उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो वही चीज़ है कि जो चीज़ें हमने खा ली और वो बन जा रही हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो तो अपने आप बन गया, तो वो क्या है, वो अनावश्यक है। और जो चीज़ें नहीं मिल रही हैं वो हम खा रहे हैं, वो आवश्यक है। ठीक, इसके बाद में आवश्यक अमीनो एसिड जो होते हैं, अब ये जो अमीनो एसिड है ना, यही सारे जब होते हैं मिलते हैं प्रोटीन बनता है। प्रोटीन ही हमारे कार्य करते हैं शरीर के। अब मैं कार्य कल बताऊंगी, आज मैं सिर्फ आपको प्रोटीन किस तरह से बनता है वो बता रही हूँ, कार्य हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, अब 1 ग्राम प्रोटीन बराबर कितना होता है, 4.2 कैलोरी या 4 कैलोरी लिखा जाता है। यही 1 ग्राम कार्ब बराबर भी 4.2 कैलोरी या 4 कैलोरी। और जब 1 ग्राम फैट खाते हैं हम लोग को, तब कितनी कैलोरी मिलती है, 9 कैलोरी मिलती है। ठीक है, अब क्या है आगे, अब आपके 10 कौन से एसिड हैं, ये 10 आपके आवश्यक हैं, लाइसिन, ट्रिप्टोफेन, ल्यूसिन, वेलिन, थ्रियोनिन, आइसोसोलिन, मिथियोनिन, फिनिलेनाइन, अर्जिनिन, हिस्टोडिन। देखो ये सारी इतनी मात्रा में हमको लेना चाहिए, जितनी मात्रा यहाँ पर नोट डाउन हुई है आपको वहाँ पर टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। ये अर्जिनिन और हिस्टीडिन ये जो होता है ना, इनकी मात्रा नहीं तय की गई है, क्योंकि दोनों की मात्रा तय नहीं है। ये संतानों उत्पत्ति के लिए आवश्यक है, संतान की उत्पत्ति के लिए आवश्यक है, इसलिए इनकी मात्रा नहीं तय की गई है। मात्रा अच्छी रहेगी तो बच्चे का जन्म हो सकता है, मात्रा कम रहेगी तो बच्चे का जन्म होने में मुश्किल आएगी। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है क्या, आपका अनावश्यक आ जाता है अमीनो एसिड, इसी में अर्धा आवश्यक, इसी में अनावश्यक। अनावश्यक क्या है, एलानिन है। इस सब में जो है ऐसा नहीं है, इन सब में कोई वो नहीं है कि लेना है, इसलिए इसमें कोई मात्रा नहीं तय, क्योंकि ये अपने आप शरीर बना लेते हो तो मात्रा को कोई मतलब ही नहीं है। साग खाओ उससे बन रहा है, आप दाल खाओ उससे बन, उससे कोई हम लोग को मतलब नहीं है। ठीक है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। एलालिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन एसिड, ग्लाइटेमिक एसिड, ग्लाइसिन, सेरिन, टायरोसिन, इसके बाद में प्रोलिन, ग्लूटामीन और एस्प्रागीन, ये सारी ऐसी एसिड्स हैं, इनका मात्रा नहीं है, ये शरीर अपने आप निर्माण कर लेती है। ये एसिड वहीं पर क्या होते हैं, बन जाते हैं। ठीक है, ये एसिड क्या होते हैं, वहीं पर बन जाते हैं। अब भोजन में पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के प्रोटीन अपने गुणों की उपयोगिता में भिन्न होते हैं, ये तो सबको पता है। प्रोटीन तत्वों की उपयोगिता उनमें उपस्थित अमीनो एसिड के गुण पर निर्भर करता है। भाई किस अमीनो एसिड का कौन सा गुण है वो उस पर डिपेंड करता है। अब अमीनो एसिड के गुण हम लोग कल पढ़ेंगे, अभी तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि अब ये जो चीज़ें हैं इसको और आगे थोड़ा देखते हैं कि कैसे प्रोटीन को ये समझा गया कि प्रोटीन कैसे इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, जब अमीनो अम्ल हमारे शरीर के वृद्धि के लिए जितने अमीनो एसिड्स हैं 20 आवश्यक हैं, जो हमारे शरीर के कमियां हैं, क्षति है उसको पूर्ति करता है। ठीक है, इसमें बहुत से पदार्थ ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है। ट्रिप्टोफेन महत्वपूर्ण है, जीवन उपयोगी है, निर्माणक तत्व है। अमीनो अम्ल जितनी अधिक मात्रा में भोज्य पदार्थों में रहते हैं, उतना ही जो है खाने वाली जो चीज़ें हैं वो प्रोटीन वाली मानी जाती हैं और उतना ही फायदेमंद होती हैं। ठीक है, प्राणिज भोज्य पदार्थ में अमीनो एसिड जो होते हैं वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे मछली खा लिया, मीट खा लिया, अंडे खा लिए, ये सारी चीज़ें, दूध, दही, घी, ये इसमें। और जो लोग नहीं खाते, मांसाहारी नहीं है, या जो लोग अंडे फंडे भी नहीं खाते हैं, उनको थोड़ा सा समस्या आ जाती है। ठीक है, और जो शाकाहारी लोग हैं उनको प्रोटीन थोड़ा कम मात्रा में मिलता है, इसलिए उनको एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। प्रोटीन बहुत प्रकार के होते हैं, शरीर के पोषक मूल्यों को प्रोटीन तय करता है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के प्रोटीन होते हैं, इसलिए पोषक मूल्यों को प्रोटीन तय करता है। साथ ही 1872 में वाइट नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रयोग द्वारा पता लगाया कि कुत्तों के मांस में जिलेटिन प्रोटीन मिला दो तो उनका वजन कम हो जाता है। कुत्तों के मांस का मतलब है कुत्तों के आहार। ठीक है, कुत्तों के आहार, कुत्तों के आहार
कुत्तों के आहार में कुत्तों को जो खाना दिया जाता है ना, उसमें मांस दिया जाता है, और उसमें अगर जिलेटिन प्रोटीन मिला दो तो उनका वजन क्या हो जाता है, उनका वजन कम होने लगता है। कहने का मतलब क्या है, जिलेटिन प्रोटीन अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो उसी तरह जब कुत्तों को उन्होंने देखा, खोज किया कि कुत्तों के जो मांस उनको खिलाने के लिए दिया गया उसमें क्या मिला दिया गया, जिलेटिन मिला दिया गया। अब कुत्ते उसको खाए, कुत्ते खाए, धीरे धीरे कुत्ते दुबले होने लगे, यानी कि जिलेटिन प्रोटीन अच्छा नहीं था। इसके बाद में क्या आया, ऑसबर्न और मेंडल ने क्या देखा, ऑसबर्न और मेंडल ने खोज किया चूहों को। चूहों पर इन्होंने क्या खोज किया कि चूहों को सिर्फ केसिन मतलब दूध वाला प्रोटीन केसिन दिया गया तो उनकी वृद्धि सामान्य थी, मतलब वो बढ़ रहे थे, सामान्यतः बढ़ रहे थे, न बहुत अधिक थे न कम थे। जब ग्लाइडीन यानी कि गेहूं के प्रोटीन जिसको ग्लूटाथियोन बोलते हैं, ग्लूटीन बोलते हैं, ठीक है, जब उनको ग्लाइडीन प्रोटीन गेहूं की दी गई तो उनका भार में बदलाव नहीं हुआ, उनके भार में कोई बदलाव नहीं हुआ, कहने मतलब ना वो कम हुआ ना ज़्यादा, वो नॉर्मल चल रहा था। लेकिन जब उन्हें जीन यानी मक्के की प्रोटीन दी गई तो चूहे के वजन में कमी भी आई, और साथ साथ बहुत से चूहे ऐसे हो गए जो मर भी गए, यानी कि जीन प्रोटीन जो मक्के का है अच्छा नहीं होता। बहुत लोग मक्के खाने के बड़े शौकीन होते हैं, ठीक है, मक्के खाओ अच्छी बात है, लेकिन अत्यधिक मत खाओ, ठीक है। मक्का वक्का वैसे भी बहुत फायदेमंद नहीं होता है। और जो है इसके बाद में क्या हुआ, जब ये आपका ये उसको क्या कहते हैं, जीन प्रोटीन मिलाएगा तो ऐसे चूहों की मृत्यु भी होगी। जब ट्रिप्टोफेन नामक अमीनो एसिड को, जो कि जीन से बहुत कम मात्रा में दी जाती है परंतु क्रेसीन और ग्लाइडीन में काफ़ी मात्रा में होता है, जब आपका ट्रिप्टोफेन नामक अमीनो एसिड है ना, जब जीन में बहुत कम मात्रा में जो प्रोटीन अमीनो एसिड पाया जाता है, परंतु ट्रिप्टोफेन में, क्योंकि ट्रिप्टोफेन जो प्रोटीन अमीनो एसिड था ना, वो आपके किस में नहीं, जीन में नहीं मिलता है, या एकदम ना के बराबर मिलता है, और वही ट्रिप्टोफेन किस में मिलता है, आपके केसिन में और ग्लूटाथियोन यानी कि जो आपका गेहूं का प्रोटीन है उसमें मिलता था। इसीलिए गेहूं के प्रोटीन के लिए और आपके जो केसिन प्रोटीन में ये मिलता है। आपके शरीर के बढ़ोतरी के लिए, वृद्धि के लिए कौन सा आपका आवश्यक है चीज़, ट्रिप्टोफेन। क्या आपका जरूरी है, ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफेन जो होता है ये शरीर की वृद्धि के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसके बाद जब ट्रिप्टोफेन दिया जाने लगा तो उनका चूहों का भार क्या था, नॉर्मल था। जब उनको जो है लाइसिन दिया जाने लगा जिसमें जीन में उपस्थित नहीं होता है, तो जीन व ट्रिप्टोफेन साथ साथ दिया जाने लगा तो चूहों के भार में शीघ्रता से बढ़ोतरी आने लगी। कहने का मतलब चूहों के भार यथावत रहे परंतु उनकी वृद्धि रुक गई जब उनको सिर्फ लाइसिन दिया गया, ठीक है, जो जीन में उपस्थित नहीं होता। लेकिन जब जो जीन में उपस्थित नहीं, वो ट्रिप्टोफेन दिया गया, साथ साथ और चूहों को जो है अमीनो एसिड्स मिलाकर दिया जाने लगा, तो जो चूहों की वृद्धि थी ना वो और तेज होती गई। सब चीज़ को समझ के हम लोग ये समझते हैं कि जितनी भी आपके अमीनो एसिड्स हैं, सारी चीज़ों की मात्रा अगर अच्छे से है तो ही आपकी वृद्धि अच्छे से होती है। लाइसिन अमीनो एसिड की मात्रा अत्यधिक कम होती है, उसमें लाइसिन अगर आपको नहीं मिलता है इसका मतलब वृद्धि चूहों की नहीं होगी, उनका भार ठीक रहेगा, ठीक है, उनका भार ठीक रहेगा लेकिन उनकी वृद्धि चूहों की जो है जीवित बनाए रखेगा उनको ग्लाइडिन। लेकिन अगर उनको क्या नहीं मिलेगा, लाइसिन नहीं मिलेगा, तो चूहे क्या करेंगे, वो आगे नहीं बढ़ सकते, वो मोटे तगड़े नहीं हो सकते। आसबर्न और मेंडल के अनुसार ग्लाइडिन के साथ लाइसिन का प्रयोग करने से शरीर में अमीनो एसिड का अच्छा मिश्रण प्राप्त होता है जो सामान्य शरीर के भार को प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। और जो है आपको देखो प्रोटीन का वर्गीकरण, अब इतनी चीज़ों में हम लोगों ने देखा प्रोटीन को, प्रोटीन का वर्गीकरण देखो प्रोटीन का वर्गीकरण क्या है। प्रोटीन का वर्गीकरण कल हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, आज सिर्फ इसको देखेंगे। प्रोटीन का वर्गीकरण कितने आधार पर होता है, 3 पर, गुण के आधार पर, साधन के आधार पर, रासायनिक संरचना के आधार पर। गुण के आधार पर पूर्ण प्रोटीन है, आंशिक प्रोटीन है, पूर्ण प्रोटीन है, आंशिक प्रोटीन है और अपूर्ण, वही मैंने बताया 10, 5, 5, ठीक है। और साधन के आधार पर पशु प्रोटीन, वनस्पतिक प्रोटीन, रासायनिक संरचना पर साधारण, संयुक्त और व्युत्पन्न, ठीक है, ये हो गए। अब साधारण कौन कौन सा प्रोटीन है,
एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन्स, ग्लूटुलिन्स, प्रोलामिन्स और एल्ब्यूमिनाइड्स। ये हो गया आपका। इसके बाद में संयुक्त प्रोटीन में क्या क्या आता है? न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन, हीमोग्लोबिन, लेसिथोप्रोटीन। व्युत्पन्न प्रोटीन में पेप्टोन, पेप्टाइड, हिस्टोन, प्रोटेमिन्स और मेटा प्रोटीन और जमे हुए प्रोटीन जैसे जिलेटिन। ये आप सबके प्रोटीन के प्रकार है, प्रोटीन का वर्गीकरण। अब कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे प्रोटीन का वर्गीकरण और प्रोटीन कहाँ कहाँ से पाया जाता है और प्रोटीन का फायदा और नुकसान कल करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज पूरी वीडियोस को अच्छे से सुनिएगा, देखिएगा, जहाँ समझ में नहीं आया होगा वहाँ पर दोबारा पूछिएगा कि कहाँ समझ में नहीं आया है, हम लोग आगे उसको समझेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, जय हिंद, बाय बाय।